Hello students, I am Dr. Priyanka and we were doing the chapter Molecular Basis of Inheritance. बच्चे लास्ट क्लास में हम लोगों ने सर्च ऑफ डीएनए मटेरियल, द पोस्टुलेट्स, द कैरेक्टर स्केच, द पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, एवरीथिंग वी हैव डन एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक आरएनए वर्ल्ड. बेटे हम लोगों ने लास्ट क्लास में आपको याद होगा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था आरएनए एंड डीएनए पे. तो डीएनए बिकॉज ऑफ द लाइटेस्ट एलिमेंट, जो डीएनए था वो एक लाइटेस्ट एलिमेंट था, उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी आरएनए से. इस वजह से हम लोगों ने डीएनए को जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए सिलेक्ट किया, ना कि हम लोगों ने आरएनए को, ड्यू टू सम इंस्टेबिलिटी फैक्टर, द केमिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ डीएनए और ऑफ आरएनए. ठीक है. इन द सेम मैनर हम लोगों ने कुछ और पोस्टुलेट्स करे आरएनए और डीएनए के, कि डीएनए में जो थायमीन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर्स हैं वो ज्यादा स्टेबल हैं, यूरासिल के वो इनस्टेबल होते हैं. इसी वजह से केमिकल इंस्टेबिलिटी होती है आरएनए में एज कंपेयर टू डीएनए में. बच्चे हम लोगों ने लास्ट क्लास में डीएनए का बात की थी कि आरएनए can be acted to synthesize proteins and it has the ability to code the protein too. तो हम लोगों ने आरएनए को क्यों सेलेक्ट नहीं किया? बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी फैक्टर्स, क्योंकि डीएनए इज मोर स्टेबल देन द केमिकल स्टेबल देन द आरएनए. अच्छा, हम लोगों ने बच्चे और बहुत सारी चीजें बात की और बहुत सारी चीजें डिस्कस किया. हम लोगों ने लास्ट क्लास में और भी डिस्कशन ये किया कि जो डीएनए है बेटा, जो डीएनए है वो एक्स्ट्रा स्टेबल के साथ साथ जो आपका इंडिपेंडेंट नहीं है, उसको आरएनए पे डिपेंडेंट है. हम लोगों ने ये भी बात की. बट अगर मैं बात करूं आरएनए की, तो आरएनए एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस खुद कोड कर भी सकता है और वो प्रोटीन सिंथेसाइज भी कर सकता है. लेकिन उसके बावजूद हम लोग उसको एक मेन जेनेटिक मटेरियल के रूप में नहीं मानते हैं, क्योंकि सबसे पहले एक पेटी फैक्टर आता है स्टेबिलिटी का. जब तक आपका एक केमिकली कंपाउंड, एक स्ट्रक्चर स्टेबल ही नहीं होगा, वो क्या आगे पास ऑन होगा? उसमें तो वेरिएंट अपने आप आते चले जाएंगे, बनता बिगड़ता रहेगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपने वो गेम आपने वो देखे होंगे दैट कि पानी के झाग हो जाते हैं या साबुन के झाग हो जाते हैं. ठीक है. तो वो बनते हैं बुलबुले और बिगड़ते हैं. इन द सेम मैनर में अगर एक स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होगा तो आपके उसके फंक्शन पे तो वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, बट वो है कब तक है, देयर इज नो आइडिया. कितना स्टेबल है वो, देयर इज नो आइडिया. So that's why we have selected DNA as the genetic material. And now let's start with the RNA. अब हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर्स पे आएंगे कि आरएनए कैसे प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, ना कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है हाउ आरएनए के जो एम्प्लॉयज हैं, जैसे लेबर्स हैं, जैसे एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए, हाउ दे आर गोइंग टू हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसाइज. क्योंकि काम तो बेटे प्रोटीन सिंथेसिस का आरएनए ही करता है, लेकिन अब जो कोडिंग हो चुकी है वो किसके पास है? सारी डीएनए के पास है. अब तक हम लोग बहुत अच्छी तरह बात स्टार्ट कर चुके हैं, समझ चुके हैं. तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फैक्टर. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विद आरएनए वर्ल्ड. ठीक है. तो बेटे आरएनए वर्ल्ड में हम लोग समझेंगे कि अब हम लोगों का सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दैट विच इज द फर्स्ट जेनेटिक मटीरियल. ठीक है. विच इज द फर्स्ट जेनेटिक मटीरियल. ठीक है. इट शैल बी डिस्कस इन डिटेल चैप्टर इन द केमिकल कंपोजिशन, बट ब्रीफली वी शैल हाईली somehow going to discuss about the RNA. अब हम लोगों को पता चला कि फर्स्ट जेनेटिक मटीरियल हम लोगों का डीएनए है और आरएनए इन केस ऑफ वायरसेस. ठीक है. RNA in case of viruses acting as a DNA is the genetic material and the protein synthesizer, and in animal cell basically in case the DNA is the genetic material and it acting as a main genetic material, and RNA is acting as a protein synthesizer. Okay. लेकिन अगर मैं बात करूं that RNA is the first जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि सबसे पहली जो खोज हुई थी, आज भी हम लोग कहते हैं कि
वायरसेस के लिए आरएनए है, अब हम लोग उसको डीएनए बोल देते हैं अपने लिए, लेकिन हम लोगों ने जब सबसे पहले खोज की थी वो तो हमने वायरसेस पे ही की थी ना। तो अगर हमने वायरसेस पे खोज की थी सबसे पहले, तो वायरसेस के पास तो आज भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है। तो इसका मतलब है सबसे पहले जो हम लोगों ने खोज की थी वो हम लोगों ने आरएनए की थी। ठीक है, तो आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल that essential life processes such as metabolism, translations, splicing, etc. evolved around आरएनए। पहली चीज है कि क्यों आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस जो सेल के अंदर होते हैं, ठीक है, सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। और अब जो सेल होता है बेटे वो स्पेशल लाइफ प्रोसेसेस, एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस करता है, जैसे मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग एक्सेट्रा, ये सारा रिवॉल्व करते हैं। ये सारे कहां से उपजे हैं? आरएनए से। ठीक है, आरएनए used to act as a genetic material, used to act as a genetic material as well as a catalyst। ठीक है, क्या बोल रहा है ये कि फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं एवोल्यूशनर का। अब जो सबसे पहले बेटे जेनेटिक मटेरियल आया होगा वो आया होगा आरएनए। आरएनए में फिर चेंजेस हुए, आरएनए को मॉडिफाई करके हम लोगों ने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया। हम लोगों ने बात की थी कि आरएनए के स्ट्रक्चर में यूरासिल की जगह आपका थाइमीन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यही आधार मानकर, थाइमीन का स्ट्रक्चर मानकर हम लोगों ने आरएनए को डिफाइन, आरएनए से एक न्यू स्ट्रक्चर, क्यों जरूरत पड़ी कि हम लोग आरएनए को छोड़ के डीएनए का न्यू स्ट्रक्चर इवॉल्व करेंगे। पहले तो आरएनए सारे काम कर रहा था ड्यू टू इट्स केमिकल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि नेचर को जरूरत हुई कि ये जो आरएनए हम लोगों ने जो हुआ है इवॉल्व, वो थोड़ा सा केमिकली इंस्टेबल है। तो अब जरूरत थी एक ऐसे स्ट्रक्चर को बनाने की, जो कि इवॉल्व करने की, जो कि केमिकली स्टेबल हो, जो कि आरएनए डीएनए इवॉल्व हो गया। लेकिन आरएनए यूज्ड टू, मतलब इन द primitive organisms RNA used to act as a genetic material as well as a catalyst। ठीक है, as a catalyst, ठीक है, that is catalyst कैसे एक्ट करता है बेटे? ठीक है, some important biochemical reactions are there which are occurring using a chemical catalyst RNA। ठीक है, इसको बोलते हैं आरएनए कैटालेज। ठीक है, आरएनए कैटालेज एंड नॉट बाय प्रोटीन, एंड नॉट बाय प्रोटीन एंजाइम्स। कुछ ऐसे हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हैं जो सिर्फ आरएनए के कैटालिज्म से बढ़ सकती हैं या स्लो डाउन हो सकती है, कोई भी अदर प्रोटीन के एंजाइम्स उसमें नहीं पार्टिसिपेट कर सकती। ठीक है, बट बीइंग आरएनए was very reactive and hence
chemically, hence chemically unstable था. RNA was chemically very reactive and unstable, therefore DNA has evolved as a stable with chemical modifications that make structure of DNA more stable than RNA. इतनी चीज समझना है. यही मैंने अभी बताया कि पहले जो बेसिक प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में, नीचे वाले ऑर्गेनिजम्स में आरएनए इज द बेसिक जेनेटिक मटेरियल जो काम कर रहा था. फिर जैसे जैसे एवोल्यूशन होती गई, ऐसे जैसे इवॉल्व हो गया, तो क्यों जरूरत है, हमेशा हम लोग एक बेस्ट चीज को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, एंड दिस इज द रूल फॉर द नेचर. ऐसे यही रूल है आपके नेचर का. तो नेचर की भी टेंडेंसी यही है कि एक ऐसा एक मोर गुड क्वालिटी और मोर इजी स्टेबल क्वालिटी की तरफ approachable रहे. But RNA being very reactive and chemically unstable, so therefore DNA has evolved. ठीक है. तो अब इसमें एक चीज और है, डीएनए का कैरेक्टर स्केच हम कर सकते हैं कि डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड. क्यों ये स्टेबल है, डबल स्ट्रैंडेड है, हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड. एक तो डबल स्ट्रैंड है, वो जो स्ट्रैंड है वो भी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है. रेजिस्ट चेंजेस बाय इवॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ रिपेयर. रिपेयर करना है, कुछ ठीक करना है, तो उन चेंजेस को रेजिस्ट कर सकता है. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रेप्लिकेशन पार्ट. ये पार्ट हमने बहुत अच्छे तरह से डिस्कस कर लिया है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट कॉल्ड रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपी करना, मतलब रेप्लिकेट करना सेम स्ट्रक्चर, कॉपी करना. ठीक है. तो अब इसकी सुनो कि प्रपोजिंग या व्हाइल प्रपोजिंग डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, while proposing double helical structure of DNA for DNA, Watson and Crick proposed a scheme, dogma जो हमने पीछे किया था, for replication of DNA. अब उन्होंने क्या बताया, what he said that it has not, उन्होंने ये बताया that the specific pairing suggested, specific pairing मतलब complementary stranded structure, complementary stranded structure. ठीक है. suggested that a possible, you can say possible
copying mechanism for जेनेटिक मटेरियल। अब बेटे ये जो इनकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स डीएनए की देखी गई, तो ये कोई एक इसमें उन लोगों ने अंदाजा लगाया, उन लोगों ने ये सोचा, एक सोच थी ये उस टाइम की जो उन्होंने प्रपोज की गई आगे कई, दैट कि कुछ ना कुछ इस कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के पीछे राज है कि कोई एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म हो सकता है कॉपी करने का, कि जो इंफॉर्मेशन एक स्टैंड बनी उसको कॉपी करके दूसरी इंफॉर्मेशन में स्टोर किया जा सकता है। ये इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन रेप्लिकेशन से पास ऑन हो सकती है। सो उन्होंने रेप्लिकेशन का कॉपिंग मैकेनिज्म, दैट इज रेप्लिकेशन का प्रोसेस उन लोगों ने, वॉटसन एंड क्रिक ने इन 1953 में प्रपोज किया। सो वॉटसन एंड क्रिक proposed replication, that is copying mechanism process या copying mechanism for DNA by observing their complementary stranded structure। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, ये थाइमीन था, मतलब ये अगर प्यूरीन होगा तो ये पिराडीमीन होगा। सो इस स्ट्रक्चर से दे हैव गेस्ड दैट, दे हैव प्रपोज्ड दैट देयर इज सम of the copying mechanism which is later known as the process called replication। ठीक है, इस स्कीम के अकॉर्डिंग the scheme suggested that two strands would separate and act, very important, very important, two strands separate and act as a template for synthesis of new complementary strands। क्या बताया इस स्कीम के अकॉर्डिंग कि बेटे जो दो डीएनए के हेलिक्स होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का जो हेलिक्स होता है जो हमेशा राइट साइड से होता है, ये डीएनए के हेलिक्स होते हैं, ये अलग अलग होते हैं, दे आर सेपरेटेड, एंड ये जो एक स्ट्रैंड है ना, हर एक स्ट्रैंड, ये जो हर एक स्ट्रैंड है बेटा, ये एक्ट एज अ करता है टेम्पलेट। जैसे आप कभी फोटोकॉपी कराने जाते हो तो फोटोकॉपी जिसकी भी कराने जाते हो, ठीक है, अब उस फोटोकॉपी को आप दे दो कि सर मैडम इस कॉपी की फोटोकॉपी कर दो, इसके कॉपीज और निकाल दो, ठीक है, इसका जेरॉक्स निकाल दो, तो आपको वो टेम्पलेट चाहिए होते हैं ना, वो आपके पास एक ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए जिसकी आपने मेनी कॉपीज निकलवानी होती है। तो बेटे ऐसे ही जो दो एक फॉर एग्जांपल एक स्ट्रैंड बना डीएनए का, अब उस एक स्ट्रैंड के दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग करके उनके कॉपीज को कर लिया जाता है, एंड देन अगेन दे आर कंजॉइंड विद ईच अदर और टुगेदर फॉर्म अ पेयर। ठीक है, after completion of replication, जब ये फोटोकॉपी होती है तो फोटोकॉपी वाला क्या करता है, वो जितने भी आपने सेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एक आपने फोटोकॉपी करानी है, उसके 3 पन्ने हैं बेटा, ठीक है, तो क्या करता है, अब आपने ये 3 वो अलग अलग पन्ने कर लेता है, ठीक है,
अब वो क्या करता है, 3 अलग अलग करने। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 6 सेट बनवाने हैं इसके, ठीक है, 6 सेट बनवाने हैं, तो बेटे इसके इसके वो इसके 6 पन्ने निकाल लेगा, इसके 6 पन्ने निकाल लेगा, इसके 6 पन्ने निकाल लेगा एक ही साथ कमांड देके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऐसा है, ठीक है, तो इसके एक ही कमांड में 6 पन्ने निकालेगा, फिर इसको 6 पन्ने निकालेगा। फिर अब वो क्या करेगा, जब सारी रेप्लिकेशन, जब सारी फोटोकॉपी हो जाएगी, क्या करेगी, अब इनको अरेंज करेगा, ठीक है, अरेंज करता है। तो ऐसे ही आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन each DNA molecule would have parental and one new synthesized strand. Very important. This scheme is known as semi conservative DNA replication. बेटे ये बात बहुत जरूरी है समझना कि each DNA molecule would have a parental and one new synthesized strand. For example, ये आपका एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ये आपका एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ठीक है। आपने इन दोनों स्ट्रैंड्स को कर दिया अलग। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन आपने अलग कर दिया, ठीक है, प्लस करते हैं आपने रेड अलग कर दिया, ओके। अब क्या हुआ बेटा, अब आपने फोटोकॉपी का प्रोसेस स्टार्ट करना है। अब फोटोकॉपी का प्रोसेस अगर आपने स्टार्ट करना है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। Consuming more than a page here, you can ठीक है, दिस इज अ डीएनए स्ट्रैंड। देन यू गोना, ये आपका एक अलग स्ट्रैंड निकलाया, प्लस ये आपका बेटे एक, ये आपका एक अलग स्ट्रैंड निकला। अब फोटोकॉपी वाले को फोटोकॉपी करनी है, सो हाउ विल गोना डू। अब फॉर एग्जाम्पल इस पेयर की फोटोकॉपी होनी है और इसकी भी होनी है, तो लेट्स सपोज कि हम लोगों ने रेड की करनी है, तो बेटे रेड का ये है पेरेंटल, ये है बेटे पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड, जिसको लेटर सपोज डीएनए S1 कह दिया। ये भी सिमिलर है, इसको मैंने डीएनए S2 कह दिया, ठीक है। अब मुझे डीएनए S1 की फोटोकॉपी करनी है, ठीक है, डीएनए S1 इसकी फोटोकॉपी करनी है। तो एक मुझे टेम्पलेट है, सो दिस मेरा डीएनए S1 टेम्पलेट या पेरेंटल टेम्पलेट यू कैन कॉल इट एज, ठीक है, पेरेंटल टेम्पलेट, ठीक है। अब इसकी फोटोकॉपी होने लगेगी, तो एक स्ट्रैंड बन गया, फिर ठीक है, ये डीएनए पेरेंटल, ये डीएनए जो न्यू सिंथेसाइज हुआ, लेट अस सपोज डीएनए S1, ठीक है, मतलब ये जो न्यू बना। अब ये जो न्यू टेम्पलेट बना, दिस एक्ट एज अ पेरेंट टू सिंथेसाइज न्यू, फिर न्यू, दिस न्यू टेम्पलेट एक्ट एज अ पेरेंट टू सिंथेसाइज न्यू, फिर न्यू, दिस डीएनए एक्ट एज अ पेरेंट टू सिंथेसाइज न्यू। सो ईच स्ट्रैंड में, अब ऐसे ही इसमें भी होगा ग्रीन वाले में,
कि ये अलग 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 चलता रहेगा, एंड दिस इज नोन एज द सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। सेमी कंजर्वेटिव मतलब डीएनए इंफॉर्मेशन ऑफ पेरेंट is equally divided, is equally replicated in all the rest of the strand. Copying mechanism is all in the rest of the strand. ठीक है, this is known as replication. अब हम लोगों को इसका, उन साइंटिस्ट को इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या है इस चीज का कि ऐसे डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। अब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कैसे किया उन लोगों ने, लेट अस सी कि सबसे पहले नाउ इट इज प्रूवन दैट डीएनए replicates semi conservatively, और सबसे पहले it was first shown in E. coli. बेटे E. coli का नाम बता दो, इस चिलचिया खिलाए, ठीक है, एंड और यू कैन से एंड इन हायर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जैसे सच एज या एग्जाम्पल प्लांट्स एंड ह्यूमन सेल्स, ठीक है। अब बेटे कौन थे वो महान साइंटिस्ट जिनका नाम हम बोलते हैं मैथ्यू मिचेल्सन, ठीक है, एंड फ्रैंकलिन स्टॉल performed following experiment। कब किया था? इन 1958, showing replication process of DNA। इन्होंने रेप्लिकेशन प्रोसेस को शो करने के लिए मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल ने परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट इन 1958 में, शोइंग रेप्लिकेशन प्रोसेस ऑफ डीएनए। अब पहले पहले पोस्टुलेट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट में उन्होंने क्या किया, दे गेव या दे ग्रू E. coli in a medium containing NH4 अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। लेट अस सपोज कि इसका एटॉमिक नंबर 15 है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने कहा कि N15 इज द हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, as the only nitrogen source for many generation। इसका मतलब है बेटे कि हम लोगों ने नाइट्रोजन का आइसोटोप हैवी क्यों लिया उस मीडियम में, क्योंकि ग्रो कराने के लिए हम लोगों को बार बार नहीं डालना पड़ेगा। वो ग्रो कराने के लिए कई जनरेशन तक वो जो ग्रो होता जाएगा, कॉलोनीज बनती चली जाएगी, वो इसके लिए खत्म नहीं हो जाएगा। ये नहीं कि हम लोगों को दोबारा दोबारा डालना पड़ रहा है ग्रो कराने के लिए। हम लोगों ने एक हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप डाल दिया जो धीरे 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 टूट टूट के उसको ग्रो कराने में मीडियम प्रोवाइड करता रहेगा ग्रो कराने के लिए, ठीक है। तो रिजल्ट वाज दैट N15
was incorporated into newly synthesized DNA ठीक है, as well as other nitrogen compounds, other nitrogen containing compounds। क्या हुआ बेटे कि अब ई कोलाई की जैसे जैसे कॉलोनी ग्रो करती गई, ठीक है, वैसे वैसे जो ये एन, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ई कोलाई, दिस इज द ई कोलाई डीएनए। डीएनए में हम लोगों को पता है नाइट्रोजन बेस होता है, तो डीएनए का जो हम लोगों का मीडियम था, बाहर का मीडियम था, वो था N15 हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। अब ये हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन धीरे धीरे क्या होता गया, घुसता चला गया उस डीएनए के अंदर। अब इसकी पहचान की थी, ये जो डीएनए है ये भारी होता चला गया और ये इजीली सिंपल डीएनए और इस जो डीएनए में फर्क आया था उस डीएनए से इसमें हम लोग इजीली चेंज ऑब्जर्व कर सकते थे, क्योंकि बेटे सिंपल डीएनए तो लाइटर वेट का होता है और ये जो डीएनए जैसे जैसे नाइट्रोजन N15 आइसोटोप इसमें घुसता चला जा रहा था, इसको सिंथेसाइसिस में इनको इनकॉर्पोरेट होता चला जा रहा था, ठीक है, वैसे वैसे डीएनए will be evolving or changing its shape, और changing its shape से मतलब है this DNA is having a different structure, दूसरा बनता जा रहा था, भारी होता जा रहा था, जो easily differentiable था, ठीक है। सो मैं लिख सकती हूँ कि this heavy DNA can be distinguished from normal DNA by process of by you can say centrifugation in a सीजियम क्लोराइड। अगर मैं हैवी डीएनए और नॉर्मल डीएनए की सेंट्रीफ्यूगेशन कराऊं, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है हैवी स्पीड से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो बीच में और जो डेंसर पार्टिकल्स हैं वो दे आर थ्रोन आउट एट द पेरिफेरल सरफेस ऑफ द ट्यूब इन अ वेरी हाई स्पीड। सो डीएनए जो था वो सारा एक्यूमुलेट हो गया था पेरिफेरली और जो नॉर्मल डीएनए था वो सारा accumulate हो गया था at the center because of the lighter और the light density, और सीजियम क्लोराइड के प्रेजेंस में कराया जिसको हम लोगों ने डेंसिटी ग्रेडियंट लिया था, ठीक है। अच्छा, N15 जो था बेटे वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप था, और ये N14 से सेपरेट किया जा सकता था। N15 और N14 से separated through only on the basis of डेंसिटीज। रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, बन रहा था, बिगड़ रहा था, इसीलिए हम लोग इसको ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते थे कि वो भारी है इसलिए हम लोग उसको सेपरेट कर दिया। इट कैन ओनली बी सेपरेटेड थ्रू ओनली बिन द बेसिस ऑफ डेंसिटीज, ठीक है। नाउ सेकेंड, देन दे ट्रांसफर्ड द सेल्स इनटू medium of normal NH4Cl ammonium chloride NH4Cl and took a sample
at various definite time intervals as the cells multiplied. क्या हुआ बेटा कि जो N15 वाले मीडियम में सेल्स हो गए थे, हम लोगों को पता है कि जो N15 सेल्स जो ग्रो कर रहे थे, तो जो N15 वाले सेल्स जो ग्रो कर रहे थे उनका जो डीएनए था वो एज कंपेरेबल भारी था एज द अदर सेल्स के, ठीक है। जैसे जैसे उसमें N15 वाला मॉलिक्यूल इनकॉर्पोरेट मतलब घुसता चला जा रहा था, इंटरमिंगल कर रहा था, इंटरफेयर कर रहा था। अब हमने क्या किया, उस ट्रांसफर वाले सेल्स को हम लोगों ने एक नॉर्मल N14 अमोनियम क्लोराइड के सोल्यूशन में डाल दिया and took a sample at various definite time intervals as the cell multiply. जैसे जैसे वो सेल, फॉर एग्जाम्पल N15 वाले सेल्स हम लोगों ने N14 वाले में डाल दिए। अब फर्स्ट जनरेशन उसके सेल्स को हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया, फिर दूसरे सेल्स कलेक्ट हुए, उसके सेल्स को कलेक्ट कर लिया। ऐसे डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे जो भी जैसे जैसे सेल्स मल्टीप्लाई होते जा रहे थे, हम लोगों को उसको डिफरेंशिएशन करना था, इसलिए हम उसका सैंपल कलेक्ट करते रहे, ठीक है। एंड एक्सट्रैक्टेड डीएनए that remained double helical या डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स। और हम लोगों ने अब बेटे कुछ कुछ डीएनए डिस्ट्रॉय हो गया था, मतलब कुछ कुछ डीएनए भारी हो गया था, किसी की शेप चेंज हो गई थी बिकॉज ऑफ द मीडियम, किसी की शेप चेंज नहीं थी एज कंपेयर टू, मैं आपको लगेगा कि मैम कह रही है कि मैम डीएनए की शेप तो कभी नहीं होती, मेरे किसी के स्ट्रक्चर में कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर आ गए थे। कैंसर इज ऑल्सो कंडीशन, राइट। तो किसी के स्ट्रक्चर में कुछ म्यूटेशन डेवलप हो गई थी, लेकिन हम लोगों ने उस डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया था जो डबल हेलिकल फॉर्म में अभी भी प्रेजेंट था, जो म्यूटेंट अभी तक नहीं हुआ था, ठीक है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, द वेरियस samples were separated independently। अब जितने जितने भी हम लोगों ने सैंपल लिए थे आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम, उन सब में से डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर दिया गया इंडिपेंडेंटली ऑन सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट। इसकी डेंसिटी थोड़ी सी भारी होती है एज कंपेयर टू उनके, इसके कंपैरिजन में वो सेपरेट होते गए, ठीक है। टू मेजर डेंसिटी ऑफ डीएनए, डीएनए की डेंसिटी को मेजर करने के लिए अलग अलग हर जनरेशन में सैंपल करने गए। इसका मतलब बेसिकली वो ये प्रूफ करना चाह रहे थे, फॉर एग्जांपल एक पेरेंटल डीएनए है, उसमें 15 डीएनए के स्ट्रैंड है, तो लेट सपोज उसका वेट, उसकी डेंसिटी का मतलब होता है घना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर उसमें 43 है, तो अगर वो उसकी दूसरी जनरेशन में तो भी वो 43 आ रहा है, दूसरी जनरेशन में क्या तो भी वो 43 आ रहा है, चौथी जनरेशन में क्या वो भी 43 आ रहा है। इस करने से हम लोगों को ये पता चल रहा है कि सारी डेंसिटी सेम हो रही है डीएनए की, जैसे जैसे जिस भी डीएनए की डेंसिटी बन रही है। इसका मतलब है कि ये जो अगर इसमें 43 थे तो इसमें 43 कैसे आए, मतलब कुछ ना कुछ मैकेनिज्म चल रहा है फोटोकॉपी का, रेप्लिकेशन का। बेसिकली दे वांट्स टू टारगेट दैट रेप्लिकेशन प्रोसेस, ठीक है। सो नेक्स्ट किया, thus DNA that was extracted from culture one generation after the
transfer of N15 to N14 medium, that is 20 minutes after. इकोलाई का डिवाइडिंग टाइम होता है 20 मिनट्स, मतलब हर 20 मिनट में एक इकोलाई डिवाइड करता है. had a hybrid or intermediate density. अब उन्होंने क्या देखा कि फॉर एग्जाम्पल ये है N15 के सेल्स थे, ठीक है, इनको आपने N14 में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, N15 के सेल्स को मीडियम डाल दिया आपने N15, ठीक है. अब आपने इनका सेल 20 मिनट बाद देखा सेल में, तो आपने जो सेल पाया उसमें देखा कि फॉर एग्जांपल अगर इसकी डेंसिटी इनकी डेंसिटी मतलब इनकी वेट ऑफ द डेंसिटी, इनकी न्यूक्लियस की डेंसिटी इतनी थी, हम लोगों ने डीएनए की डेंसिटी निकाली, तो अगर इसकी 14 थी और इसकी 15 थी, तो जो आपका नेक्स्ट हाइब्रिड मिला उसमें आपकी 13 डेंसिटी हुई, ठीक है. मतलब कि इसका भी और इसका भी, मतलब कुछ ना कुछ जो इंफॉर्मेशन थी वो दोनों फोटोकॉपी हुई है, ठीक है, इसकी भी हुई है और इसकी भी हुई है. मतलब एक तो N14 वाले की भी इनकॉर्पोरेशन के कारण और N15 की भी इनकॉर्पोरेटेड हुई है. मतलब वी गेट द हाइब्रिड इंटरमीडिएट डीएनए एज अ प्रोडक्ट, ठीक है. डीएनए एक्सट्रैक्टेड from culture after another generation, उसके बाद वाली generation, that is after 40 minutes, it was composed of equal amounts of DNA, equal amounts of, very important, hybrid DNA and lightweight DNA. क्योंकि पेरेंटल प्रॉपर्टी क्या होगी, वो जो शुरू में हम लोगों में N15 के अंदर सेल्स डाले होंगे उनके पास तो लाइट वेट प्रॉपर्टी होगी. फिर जैसे जैसे हम लोगों ने हाइब्रिड N15 इनकॉर्पोरेट करता चला गया, वो प्रॉपर्टी कैसे आने लग गई, हाइब्रिड कैरेक्टर के आने लगी. मतलब जो नाइट्रोजन था, जो डीएनए बन रहा था, वो हमारा 15 वाला बन रहा था, भारी डीएनए बन रहा था. अब अगेन मैंने उसको एक नॉर्मल सोल्यूशन NH4Cl में डाला, तो अब वो जो डीएनए था पहली जनरेशन में तो बेटे हाइब्रिड बने. मतलब कि हाइब्रिड का मतलब है कि उनके बीच का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना डेंसिटी ऑफ डीएनए का फर्स्ट जनरेशन में. मतलब चेंज आना स्टार्ट हो गया है, रेप्लिकेशन धुंधली हो रही है, ठीक है, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया है. और आफ्टर 40 मिनट्स हमने देखा कि हाइब्रिड जो डीएनए था वो आधा था और ऐसे ही लाइट वेट डीएनए वो आधा था. क्योंकि जो डीएनए आप लोगों ने चेंज किया, ट्रांसफर किया फ्रॉम द अमोनियम क्लोराइड 15 आइसोटोप से 14 से, अब उसमें जो 15 आइसोटोप नॉर्मली ग्रो करने लग गया, क्योंकि जो करेक्टर्स थे जो रिसेसिव हो चुके थे, किनके लाइट वेट डीएनए के जो फर्स्ट कैरेक्टर्स थे वो रीगेन कर गए 50% से, और जो हाइब्रिड कैरेक्टर था वो भी रीगेन कर गया, ठीक है. अब एक बात बताओ, अब क्या होगा, ये हाइब्रिड कैरेक्टर पहले इंटरमीडिएट बन रहा था, जैसे फिर भी हाइब्रिड की मात्रा ज्यादा हो गई और लाइट वेट की फिर भी कम हो गई. जैसे लाइट वेट के 20% तो इसके 80% हम लोगों को डीएनए के कैरेक्टर स्केच दिखाई दे रहे, क्योंकि प्योरली जो वो डीएनए ट्रांसफर हुआ था
वो हाइब्रिड, वो बिल्कुल आपका N15 वाला हुआ था। अब वो जो 15 कैरेक्टर हुआ फिर भी इंफॉर्मेशन कंजर्व रह जाती है, क्योंकि एप्लीकेशन 10 जो टेम्पलेट बनता है वो पेरेंटल से ही बनता है। मतलब कि जो इस वाले पेरेंट की इंफॉर्मेशन है, जो मैंने ये बताया था ना कि मतलब कि बेटे जो इस वाले पेरेंट की इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं इस वाले डीएनए रेप्लिकेटेड स्ट्रैंड में भी कंजर्व हुई होगी, इसीलिए हम लोगों ने इस स्कीम को सेमी कंजर्वेटिव स्कीम कहा था। दैट मीन्स अब इसमें भी यही बताया हुआ है कि जो पहले मीडियम में ई कोलाई की ओरिजिनल डीएनए की वो कंजर्व होके N15 में भी आ गई होगी आफ्टर द चेंज टू थोड़ा। उसके बाद ये जो N15 के अगर हमने इसको नॉर्मल सलीब में, ये आधी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गए, जिसमें N15 भी था और N14 भी था। अब ऐसे ही सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स किए गए, इसको सिर्फ एक बार देख लो, जरूरी नहीं है कि आप लोग इसको याद या नोट करो, बस एक सिमिलर एक्सपेरिमेंट किए गए इन्वॉल्विंग यूज ऑफ रेडियोएक्टिव थाइमिडीन टू डिटेक्ट distribution of newly synthesized DNA in chromosomes। ठीक है, किसने किया था? was विशिया फोबा, इनको फोबा बीन्स भी बोलते थे। This experiment proved that the DNA in the chromosomes replicate semi कंजर्वेटिव। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं वो जो कैरेक्टर स्केच थे, ठीक है, वो स्टोर हुए थे, मतलब कुछ कैरेक्टर्स उसके और मतलब इंफॉर्मेशन इज स्टोर, द पेरेंटल इंफॉर्मेशन इज कंजर्व इन ईच टेम्पलेट। ठीक है, इन ईच टेम्पलेट हर इंफॉर्मेशन जो पेरेंट की थी वो कंजर्व होती चली जा रही थी। ठीक है, अब अगर हमने मीडियम चेंज कर दिया तो पेरेंट इंफॉर्मेशन हमारी बदल गई, लेकिन वो जो पिछली वाली पेरेंट इंफॉर्मेशन थी वो भी बिल्कुल वैनिश ऑफ नहीं हो गई, वो भी उस क्रोमोसोम्स में कंजर्व हो गई। ठीक है, सो दिस मेथड, दिस इज कॉल्ड एज अ replication of DNA। इसको बोलते हैं बेटे replication of DNA। Now we're going to start with the machinery and the enzymes of the RNA and the transcription process। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस आरएनए का, बट उससे पहले बेटे हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे, दैट इज ह्यूमन फिंगरप्रिंटिंग। लास्ट ये जो चैप्टर लास्ट टॉपिक है बच्चे, यूजुअली इतना बड़ा चैप्टर है ये कि इसको छोड़ देते हैं, इसको कहते हैं नहीं इंपॉर्टेंट है। बस उस नेक्स्ट को शुरू कराने से पहले मैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराना चाहती हूँ, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को बेटे 5 मार्क्स का क्वेश्चन जनरेट हो जाता है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डू द मशीनरीज and the machinery enzymes of the RNA, the silent features and etc। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने कहा था, ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का टॉपिक है, लेट अस स्टार्ट विद दैट टॉपिक फर्स्ट, बिकॉज ये जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, द मशीनरी ऑफ एंजाइम, ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, टाइम लगेगा इसको कंप्लीट होने में, और इतना पढ़ के जो लास्ट का टॉपिक होते हैं वो बच्चे यूजुअली छोड़ देते हैं, और अगर वो लास्ट का टॉपिक आपने यूजुअली छोड़ दिया तो वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन उस पर पक्का बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। सो द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का बच्चे मतलब होता है
कि ह्यूमन के जीनोम मतलब जीन्स, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल, दैट इज योर डीएनए, इस पे आपकी रिसर्च करी है, जो कि मेनली यूज होता है नार्कोटिक डिपार्टमेंट में, फोरेंसिक में। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी आपने मूवीज में भी देखते हैं, वैसे ही आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी देखते हैं। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में वो जो लैब्स होती हैं वो पता लगाती है कैसे हुई डेथ, कैसे नहीं हुई डेथ। अब हम लोगों को डीएनए पता लगाना होता है, फादर मदर का कॉम्बिनेशन, पेरेंटल डीएनए जीनोम का। ये सारी टेक्निक्स आ गई हैं जो आजकल इन सारी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट हो गई हैं। सो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट विद द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, एंड टिल नाउ just keep revising, and this experiment and the postulates of replication is very important. Just prepare your answer for 4 marks question if come it is. So just prepare your question for this answer of replication and RNA world. So thank you, keep revising, all the best.